हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का पार्ट। इसको हम 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं आज। सबसे पहले देख रहे हैं मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट, फिर देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपके जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 मेथड्स आएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन को आप नॉर्मल हिंदी के टर्म में ये भी तो बोल सकते हैं फिर से बनवाना, या आप टिपिकल हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पुनर्निर्माण। ठीक। अब ये जो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसको आप घर के रिकंस्ट्रक्शन से जोड़ के देख सकते हैं, यानी एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मान के चलिए आपने 20 से 30 ईयर्स पहले कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाया या परचेज किया, तो वो बिल्कुल नया था, उस पर रिपेयर मेंटेनेंस रुपये लगता ही नहीं है। और मान के चलिए कि आप हर साल बस क्या करवाते थे, उस पर एक तरीके से कलरिंग करवाते थे, वाइट वॉश करवा देते थे, और आपका काम पूरा हो जाता था। लेकिन आपको पता है कि 20 या 30 ईयर्स बाद एक तरीके से मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ चीज़ें आपको रिनोवेट करने की ज़रूरत पड़ी। आपको पता चला कि यार कुछ पर्टिकुलर हिस्सा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, जो जनरली एक तरीके से आपके लिए नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको, यानी घर पे क्या होता है, उसकी वजह से नुकसान नुकसान हो ही रहा था। या हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई घर की पोजीशन थी, दीवार थी, आपको हटानी थी, तो आपको क्या करवाना पड़ा, रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ा या रिनोवेट करवाना पड़ा। बाहर से तो अच्छा है, आप 30 ईयर्स बाद देखोगे बाहर से आप कलरिंग करवा रहे हो तब भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता जा रहा है। या मान के चलो, देखिए पाइप होता है ना, तो वो एक तरीके से लीक करने लग गया, तो आपकी दीवारों पे सीम आने लग गई, दीवारें ख़राब हो गई, तो आपको रिनोवेट कराना पड़ा, रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ा। तो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या एक तरीके से खोखला होता जा रहा है, तो उसको भी आपको सही करने की ज़रूरत पड़ती है, ये बोल रहा है। वैसे ही कंपनी की बात कर रहा है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बाहर से अच्छी दिखाई हुई है, लेकिन आपको पता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू जब भी एनालिसिस करेंगे कोई भी यूज़र, तो वो नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि एसेट्स को ओवर वैल्यूड किया होगा, ये पता चला। बहुत सारी फिक्टिशियस एसेट्स दिखा रखी है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखा रखे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखा रखे हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट, ये दिखा रखा है, लेकिन वो यूजलेस है, मतलब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, निल, बाद में पता चला। तो जनरली फाइनेंशियल पोजीशन जब भी आप देखोगे तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही। कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस इंकर कर रही है, ये बोल रहा है, यानी पिछले सालों से बहुत सारे लॉसेस इंकर कर रही है, ये बता दिया। एसेट्स ओवर वैल्यूड दिखा रखी है, फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में दिखा रखी है, इंटेंजिबल एसेट यूजलेस है, मतलब उसको राइट ऑफ तो करो पीएनएल से, तो पर्टिकुलर आपने पीएनएल से राइट ऑफ नहीं कर रखा। पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है ही नहीं, तो राइट ऑफ भी नहीं कर पा रहे। तो ये बोल रहा है इस केस में जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर नहीं दिखा पाता, और आपकी नेटवर्थ ज़्यादा ही दिखती है रियल नेटवर्थ के कंपैरिजन में। तो आपकी रियल नेटवर्थ जो भी है उसके कंपैरिजन में आपकी जो नेटवर्थ है वो हायर दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एसेट का पार्ट आप बहुत ओवर वैल्यूड दिखा रहे हो या फालतू की एसेट दिखा रहे हो, तो उस केस में आपकी जो कैपिटल का पार्ट है वो ज़्यादा दिखने लग जाएगा। आपको पता है यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी और यहाँ पे एसेट का पार्ट, तो अगर आपने ये ज़्यादा दिखाया तो इस केस में जो कैपिटल का पार्ट है वो ओवर कैपिटलाइज दिखने लग जाएगा। तो उस केस में आपको रिकंस्ट्रक्शन की नीड अराइज हुई। तो जैसे घर पे रिकंस्ट्रक्शन की नीड अराइज हुई, वैसे ही कंपनी के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन की नीड अराइज हुई। इसमें यही बोल रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट में यानी पहले पैराग्राफ में यही है, पढ़ के देख लेना। अब देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है नॉर्मल, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला कि हम घर को क्या कर रहे हैं, बाहर से अच्छा दिखा रहे हैं, वैसे हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रखे थे, बाहर से अच्छा दिखा रहे थे, लेकिन बाद में जैसे इसको रिवैल्यू करा तो पता चला कि एसेट्स की वैल्यू कम हो रखी है। लाइबिलिटी जो रीअसेस करके देखी तो जनरली पता चला कि वो ज़्यादा आ रही है। तो हमने रिक्वेस्ट करी क्रेडिटर से, डिबेंचर होल्डर से, कि जो भी क्लेम है वो कम कर दीजिए। जैसे 1 लाख की लाइबिलिटी दिख रही है क्रेडिटर की, तो उनको क्या बोल दिया कि आप 70 ही एक्सेप्ट कर लीजिए। एसेट्स रिवैल्यू करके देखी तो पता चला कि वो तो कम ही है। तो जनरली आप किससे सेट ऑफ करोगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से। तो ये बोल रहा है रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिससे कंपनी के अफेयर्स को, यानी कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कंपनी की पोजीशन को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। किसके थ्रू? एसेट्स को रीवैल्यू करके, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करके। देखिए एसेट्स खुद की होती है, मैंने आपको रीवैल्यूशन अकाउंट में बताया था पार्टनरशिप में कि एसेट मेरी है, तो मैं जो चाहे उसका यूज़ कर सकता हूँ। कहने का मतलब उसको बेच सकता हूँ, अपने बिजनेस में आराम से यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन लाइबिलिटीज़ तो मेरी एक ऑब्लिगेशन है जो कि मुझे पे करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से मैं लाइबिलिटी को अपने मनचाहे तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन एसेट तो यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए एसेट्स के लिए रीवैल्यू बोलते हैं और लाइबिलिटीज़ के लिए क्या बोलते हैं, रीअसेस। रीअसेस क्यों? क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कम कर दो या कुछ डिस्काउंट दे दो, यही तो होता है। डिबेंचर होल्डर को क्या बोलेंगे कि 2 लाख के डिबेंचर होल्डर है, भैया आप वेव कर दो, कितना, 60,000 का क्लेम वेव कर दो, 1,40,000 आपको पे करेंगे, क्योंकि हम रिकंस्ट्रक्शन के दौर से जा रहे हैं। अगर हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम तो आपको दे ही नहीं पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को किसी और को ना बेचें।
ठीक है, हम तो क्या करना चाहते हैं, लिक्विडेट होना ही नहीं चाहते हैं, हम तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम अंदर ही क्या कर रहे हैं, अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, लाइबिलिटी को रीअसेस कर रहे हैं, और जो भी लॉसेज हुए हैं जो पहले से ही सफर्ड है, मतलब पहले से ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पहले से ही जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, उनको हम राइट ऑफ करना चाहते हैं। किसके थ्रू कह रहा है, बाय किसके थ्रू, रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड और वेराइंग द राइट अटेच टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। जनरली आपने देखा होगा इसमें 5 मेथड आएंगे ना, उसमें क्या आएगा, एक तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आएगा, एक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आएगा। तो वो रिडक्शन वाले में जनरली क्या होता है, आपको पता है कि अगर 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले शेयर हैं और कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम क्या कर रहे हैं, ₹40 वाले कर रहे हैं, यानी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और वो मान गए कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ₹40 वाले कर देते हैं। मैं वो नहीं कर रहा, अल्टरेशन वाले में सब डिवाइड की बात नहीं कर रहा। सब डिवाइड में तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि अगर 1000 शेयर्स वाले 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से शेयर होल्डर है, तो उनको क्या बोल रहे हैं कि आपके शेयर्स अब 40 रुपीज़ वाले ही किए जा रहे हैं। तो वो 60 रुपीज़ क्या हो गया, एक तरीके से कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, कंपनी इसका यूज़ कर सकती है। तो कंपनी ने इसको किस पे डाल दिया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, या जिसको आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कह सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, कैपिटल का रीऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये बोला द ऑब्जेक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज यूजुअली टू रीऑर्गेनाइज कैपिटल और टू कंपाउंड विथ क्रेडिटर्स और टू इफेक्ट इकोनॉमीज। मतलब वही आपकी जो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसकी कॉस्ट को कम करना, क्रेडिटर के साथ एक तरीके से सेटलमेंट करना कि भाई हम आपके साथ अरेंजमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि आप जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, डिबेंचर होल्डर को भी बोल रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसमें 5 मेथड आएंगे, मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि मैं 5 नाम बताऊंगा फिर वापस नीचे बताने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, आपको पता चल जाएगा। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विच इज़ कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन। क्योंकि अगर लिक्विडेट करके नई कंपनी बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो ये बोला है ना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, जिसमें जनरली क्या होता है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है और जो पुरानी कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, वेर एवर एन अंडरटेकिंग इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ए कंपनी and is in substance transferred not to an outsider but to another company consisting substantially of the same shareholder with a view to its being continued by the transferee company, there is external reconstruction। देखिए इसका मतलब क्या है कि मैं आपको ये थियोरेटिकल पार्ट आप पढ़ के देख लेना, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक ए कंपनी है या मान के चलो ABC कंपनी है, उसने क्या करा, वो लिक्विडेट हो गई और ए लिमिटेड बन गई, यही कंपनी। इसके जो भी शेयर होल्डिंग है वो यहीं पे गई, इसकी जो भी एसेट्स है यहाँ पे गई, लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपनी थी पुराने नाम से ये लिक्विडेट हो गई और एक नई कंपनी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले एक अंडरटेकिंग कैरिड की जाती थी एक कंपनी द्वारा, ABC कंपनी द्वारा, और वो सब्सटेंशियली ट्रांसफ़र कर दी गई, नॉट टू एन आउटसाइडर, आउटसाइडर को नहीं, किसी और को नहीं बेची, कोई बी को नहीं बेची। इसी कंपनी ने क्या करा, लिक्विडेट करके अपनी सारी एसेट लाइबिलिटी और जो शेयर होल्डिंग है वो किस में ट्रांसफ़र कर दी, ए लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी। पहले से ही कोई पुरानी कंपनी नहीं थी, बट टू अनदर कंपनी कंसिस्टिंग सब्सटेंशियली ऑफ द सेम शेयर होल्डर विद ए व्यू टू इट्स बीइंग कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी मतलब ए लिमिटेड, ये क्या होगा, ये ट्रांसफरर। ठीक है, तो इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है। जब भी हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जनरली क्या आता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आता है। क्यों, क्योंकि सोचिए इसमें सारी एसेट लाइबिलिटी चली गई, सारा शेयर होल्डिंग का पार्ट चले गया। तो आपको पता है कि मर्जर में 5 कंडीशन होती है कि सारी बुक वैल्यू पे दिखाएंगे एसेट लाइबिलिटी, 90% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग क्या होनी चाहिए, ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी में होनी चाहिए। तो ये सारा पार्ट एक तरीके से इसमें कवर हो रहा है। इसलिए बोल रहा है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी अकाउंटिंग का पार्ट होता है वो कौन सा लगता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस आपको दिखा रहा है, डिफरेंस देखिए कितना सिंपल है इंटरनल और एक्सटर्नल का। सबसे पहले क्या बोल रखा है, एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, आपको पता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, लाइबिलिटी को रीअसेस कर रहे हैं। कैपिटल जो भी शेयर कैपिटल दे रखी है उनको क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कैपिटल रिडक्शन के पार्ट में डाल दीजिए अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट है उसको कम कर दीजिए, या अल्ट्रेशन का पार्ट आ गया जिसमें कम नहीं करा तो उसमें क्या करो, आपकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ वाली वो 10 रुपीज़ वाली कर दीजिए, या 10 वाली वो 100 रुपीज़ वाली कर दीजिए। तो वो एक तरीके से कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो पुरानी कंपनी लिक्विडेट होती है। तो फॉर्मेशन में यही बोल रहा है कि कोई नई कंपनी नहीं बनती, बस शेयर होल्डर का राइट और क्रेडिटर्स की जो भी ऑब्लिगेशन है, डिबेंचर होल्डर की ऑब्लिगेशन है वो चेंज होती है। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है टू टेक ओवर द लिक्विडेटेड कंपनी, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो खत्म हो गई जिसे हम लिक्विडेटेड कंपनी बोलेंगे, और एक नई कंपनी क्रिएट हो गई जिसे हम ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे, और लिक्विडेटेड को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टेन रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी एग्जाम्पल में कि 100 से क्या हो गया, 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या, 60 कंपनी के लिए एक तरीके से कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा 60 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो 1 लाख शेयर, तो 1 लाख इंटू 60, उस 60 लाख का कंपनी यूज़ कर सकती है। तो उस पर्टिकुलर कैपिटल रिडक्शन का यूज़ किसके लिए किया जाएगा, आपको बताइए, गुडविल, पेटेंट, या जो भी सर्टेन लॉसेज हैं, एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो कैपिटल रिडक्शन का आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और कैपिटल रिडक्शन को आपको फिर डेबिट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। जब भी कैपिटल रिडक्शन बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब भी यूज़ होता है तो वो डेबिट होता है, याद रख लेना, नॉर्मल पार्ट है। एक्सटर्नल में क्या बोल दिया, यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होता कैपिटल का, जो कि मैंने पहली थियोरेटिकल वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ गलती कर ली थी, तो मैंने आपको सुधार के बता दी थी पिछली वीडियो में कि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होता, वो सिर्फ इंटरनल में ही हो सकता है। बल्कि इनफैक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्रेश शेयर कैपिटल इशू की जाती है, यानी फ्रेश शेयर इशू किए जाते हैं। अब लीगल पोजीशन क्या बोल दिया, इस पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, ये बोल रहा है सेक्शन 66। ऐसे तो बहुत सारे और होते हैं, 61 भी होता है, 48 भी होता है, पर पर्टिकुलर देखिए ये मैंने सीए के मेन पेज से लिया है पर्टिकुलर पार्ट, तो ये बिल्कुल सही है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इज डन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन जो होगा वो सेक्शन 232 के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। अब देखिए आपके मेथड्स आ गए, तभी मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर सिंपल पार्ट है, जल्दी भी कवर हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें दो पार्ट आ गए, एक तो सब डिवीज़न और कंसोलिडेशन होता है, और एक है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, ये आ गया। एक आ गया वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, एक आ गया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एक आ गया कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, और एक आ गया सरेंडर ऑफ शेयर। अब हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्या पार्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए ये देखो, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन सेकंड दे रखा है, इसके अंदर 2.1 मतलब फर्स्ट पॉइंट है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। तो देखिए एग्जांपल देखोगे तो ही समझ में आएगा, यहाँ तो वैसे थ्योरेटिकल पार्ट आप देख लीजिए, लेकिन एग्जांपल से प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथोराइज्ड है तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी, स्पेशल नहीं है, यहाँ रखना क्या है, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ठीक है। डिसाइड टू सब डिवाइड और कंसोलिडेट द शेयर इनटू दोज ऑफ ए स्मॉलर और हायर डिनोमिनेशन देन दैट द फिक्स बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए एमओए में यानी मेमोरेंडम में आपको पता है कि शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, और ये पता होता है कि क्या फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू से कम वाले पार्ट में, जैसे 100 रुपीज़ वाले पार्ट है आपको पता है, तो उसको आप ₹10 कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 100 से 10 लेके आ रहे हो, तो वो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, आपको पता है कि पहले एक तरीके से कम थे, अब ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ₹10 में कन्वर्ट हो गए, ज़्यादा होंगे ही वैसे, सीधी सी बात है। तो ये बोल रहा है कि स्मॉलर डिनोमिनेशन में भी कर सकते हो और हायर डिनोमिनेशन में भी कर सकते हो, 100 से 10 या 10 से 100, मतलब सब डिवीजन भी कर सकते हो और कंसोलिडेट भी कर सकते हो। कंसोलिडेट का मतलब क्या होगा, अगर 10 से आप 50 में लेके आ रहे हो, यानी ₹10 की जगह ₹50 कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या अगर ₹100 कर रहे हो तो आप कंसोलिडेट कर रहे हो। कंसोलिडेट का मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो स्मॉलर या हायर डिनोमिनेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। तो बोला देन दैट फिक्स बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सो लॉन्ग एज द प्रपोर्शन बिटवीन द पेड अप एंड अनपेड अमाउंट इफ एनी ऑन द शेयर्स कंटिन्यू टू बी सेम एज इट वाज इन द केस ऑफ ओरिजिनल शेयर। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 100 रुपीज़ वाले थे, 80 रुपीज़ पेड अप, जो कि मेमोरेंडम में दे रखे थे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से चेंज किया, जैसे अगर आपने 10 रुपीज़ के हिसाब से चेंज किया तो आपको पता है कि यहाँ पे ₹8 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 8 होने चाहिए, क्योंकि 100 का ये देखो 80 यानी 80% क्या है, पेड अप है। तो वैसे अगर आप उसको 5 रुपीज़ के हिसाब से चेंज कर रहे हो कि 100 नहीं रहेंगे, अब वो 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले हो जाएंगे 100 की जगह, तो उस केस में जो पेड अप है, देखो यहाँ पे 80%, तो 5 का 80% कितना होना चाहिए, ₹4 होना चाहिए। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, अभी तो फिर भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपको बोल रहा है कि एक नोटिस भी साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, जो आपने ये डिक्लेरेशन की है यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया है, तो रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने अल्टरेशन किया है कैपिटल में उसका एक क्या करना पड़ेगा, नोटिस स्पेसिफाई देना पड़ेगा, ये बोल रहा है। अब एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। देखिए जो ये एग्जाम्पल है वो सब डिवाइड का पार्ट है।
कंसोलिडेशन का आप देख सकते हो और सब डिवाइड का यहाँ से भी देख लेना। इलस्ट्रेशन एक ये भी दे रखा है, ये भी मैं समझा दूंगा। इसमें सब डिवाइड का भी और कंसोलिडेशन का भी है। यहाँ पे सिर्फ आपका ये सब डिवाइड का दे रखा है। इसमें बोल रहा है कंपनी विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़। तो देखिए क्या बोला, 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ऑन विच रुपीज़ 75 इज पेड अप। डिसाइड टू रिकॉग्नाइज इट्स कैपिटल बाय स्प्लिटिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इंटू 10 सच शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये क्या बोल रहा है, जो 100 रुपीज़ का एक शेयर था उसको 10 शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, पहले मान के चलिए 10,000 शेयर थे। अब खुद सोचिए कि पहले 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, अभी भी 10 लाख रुपीज़ की है, बस क्या हो रहे हैं वो 10 रुपीज़ ईच वाले हो रहे हैं। तो पहले वो 100 रुपीज़ ईच वाले थे, अब वो फेस वैल्यू कितने हो गए, 10 रुपीज़। तो 10 लाख अपॉन 10 करके देखिए कितने हो गए, वो 1 लाख शेयर हो गए। अब खुद सोचिए कि अगर पेड अप कैपिटल 100 पे 75 है तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे कितनी होगी, 7.5 होगी। क्योंकि देखिए 100 पे 75% है, ऐसे सोचिए। तो 10 रुपीज़ पे 75% कितनी होगी, 7.5 होगी। तो नॉर्मल आपको सोचना है और कुछ नहीं सोचना। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये थोड़ी 10 लाख लिखोगे, क्योंकि आपको बताया कि 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच 75 पेड अप है। तो आप क्या करोगे, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन। पुरानी डिनोमिनेशन वाले खत्म हो जाएंगे और नई डिनोमिनेशन वाले आ जाएंगे। पुरानी कितनी है, 100 की फेस वैल्यू, और नई कितनी है, 10। 100 पे कितनी पेड अप है, 75। 10 पे कितनी है, 7.5। तो आप देख सकते हैं पहले 10,000 इक्विटी शेयर थे, लेकिन अब करके देखो तो 10 लाख अपॉन 10 करके देखना तो 1 लाख शेयर हो जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, बीइंग द सब डिवीजन ऑफ 10,000 शेयर इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच विथ 7.5। पहले क्या थे, 100 ईच 75, जो कि जनरल मीटिंग में एक तरीके से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू हुआ। अगर है ना, कई लोग ऐसे भी कर लेते, देखिए 10,000 इंटू 75 करके देखिए कितना आएगा, 7,50,000। तो वो क्या करते हैं, 7,50,000 शेयर्स अगर निकालने हो तो उनको पता है कि अगर उन्होंने 7,50,000 से मल्टीप्लाई करा, मतलब पेडअप से करा है, तो इसकी पेडअप कितनी है, 7.5 है, आपको पता है। तो करके देख लीजिए डिवाइड। तो अगर आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये फेस वैल्यू से रिलेटेड है, तो 10 लाख अपॉन क्या करना पड़ेगा, 10। और अगर आपको पेडअप से करना है तो पेडअप से करके देख लीजिए, तब भी आपका 1 लाख शेयर ही निकल के आएगा। और ये बोल रहा है कि जब कंसोलिडेशन का पार्ट आता है तो उसमें क्या होता है, देखिए इसमें 100 से 10 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ ए स्मॉलर अमाउंट इनटू दोज ऑफ ए लार्जर अमाउंट। तो आपको जो लार्जर अमाउंट का पार्ट है, सॉरी स्मॉलर अमाउंट का पार्ट है, वो क्या हो रहा है, लार्जर अमाउंट में जा रहा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होने से क्या होगा, आपके शेयर का पार्ट जो होगा ना, नंबर ऑफ शेयर, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऊपर वाले में सब डिवाइड में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर 10,000 की जगह 1 लाख हो रहे हैं। चलिए इस इलस्ट्रेशन समझिए, तब जाके आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर 2011 को बी लिमिटेड के 20,000 रुपीज़ 10 इक्विटी शेयर ऑथराइज कैपिटल थे। और बोल रहा है एंड द शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच ₹8 वॉज पेड अप। तो देखिए बोला शेयर वर ऑल इशूड कर दिए गए थे, तो इसका मतलब 31 दिसंबर को ये एक तरीके से आपका क्लोजिंग का पार्ट था। इसमें बोल रखा है कि शेयर आपने इशू कर दिए थे, वो 10 रुपीज़ के हिसाब से थे, और आपने अभी तक कितने मांगे थे, मान के चलिए कि 8 रुपीज़ के हिसाब से, या कॉल्ड अप पूरे मांगे थे, लेकिन उसमें से 8 रुपीज़ ही आए थे। तो 20,000 इंटू 8 के हिसाब से कितना है, 160 का पार्ट है। आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो करोगे, उसकी फेस वैल्यू का पार्ट कितना दिखाओगे, ₹10। अब कन्वर्ट कब करोगे, जब क्वेश्चन में बोलेगा, ये बोलेगा कि जून 2012 को कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग में डिसाइड किया टू सब डिवाइड ईच शेयर इंटू 2 शेयर ऑफ ₹5 विद ₹4 पेड अप। अब खुद देख सकते हो, देखिए 10 का 8 तो 5 का कितना होगा, 4। तो अपने आप सेम ही पार्ट आएगा। तो थियोरटिकल पार्ट में भी वही बोल रखा था कि जो पुराने प्रपोर्शन में था, कौन सा पार्ट, फेस वैल्यू का और पेड अप वैल्यू का, तो सेम इसमें भी यही रहेगा कि 5 से 4। ठीक, तो आप खुद देख सकते हो कि इसमें जनरली क्या हो रहा है, 10 रुपीज़ के हिसाब से था। तो अगर आपको करना है इसमें इक्विटी शेयर का पार्ट निकालना है, तो आपको बताइए कि कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे, यहाँ पे 20 की जगह 40,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। कैसे, आप खुद सोचिए, 20,000 इंटू 8, 1,60,000 पेडअप था। अब कितना हो गया पेडअप, 4। तो डिवाइड करके देख लो, 40,000। आपने बोला सर इससे थोड़ा टिपिकल लगता है, फेस वैल्यू से निकाल लो। तो 20,000 इंटू 10 कीजिए, 2 लाख कर दीजिए। अब कितनी होगी फेस वैल्यू, अब होगी 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो कितने शेयर हो जाएंगे, 40,000 शेयर। 40,000 शेयर कितने के हिसाब से होंगे, 5 रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन आपको पता है कि पेड अप 4 है, तो आपको 5 से नहीं करना, आपको 4 से ही करना है। तो आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10, तो यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही लिखी आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, आपकी पेड अप वैल्यू आएगी। ये ख़त्म हो रही है और ये नई क्रिएट हो रही है। जब आप बैलेंस शीट दिखाओगे तो उसमें नया पार्ट ये दिखाओगे, ठीक है। ये ख़त्म कर दोगे,
अमाउंट तो वही आएगा, लेकिन अब क्या दिखाओगे, ऐसे लिखोगे 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, कॉमा ₹4 पेड अप, ऐसे दिखाओगे। पहले क्या दिखाते थे, 20,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, कॉमा ₹8 पेड अप। अब उसकी जगह ये दिखाओगे क्योंकि अमाउंट तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जून 13 में क्या डिसाइड किया, पहले तो ये कर लिया था। अब जून 12 के बाद अगले साल डिसाइड किया कंपनी ने जनरल मीटिंग में कि कंसोलिडेट करेंगे 20 शेयर ऑफ ₹5, ₹4 पर शेयर पेड अप इंटू 1 शेयर ऑफ ₹100, ₹80 पेड अप, पास एंट्रीज। देखिए अब इसमें सिंपल पार्ट ये क्या बोल रहा है, 20 × 5 करके देखिए 100 ही होगा, 20 × 4 करके देखिए 80 होगा। तो ये बोल रहा है कि जो 20 शेयर है उसको एक शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए ₹100 हो रहा है और ₹80 हो रहा है। तो आप पहले करके देखिए कि तब पहले क्या थे, जब जैसे जून 12 में किए थे तो 40,000 शेयर हो गए थे, ₹5 की फेस वैल्यू। अब देखिए अगर फेस वैल्यू पे ध्यान दोगे तो फेस वैल्यू के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ हैं, आपको पता है। ठीक है, तो रुपीज़ में तो कोई चेंज नहीं होगा। और पेड अप वैल्यू कितनी है, 160। अगर आप पेड अप वैल्यू के हिसाब से देखना चाहते हो तो 1 लाख कितना 60,000 ये। अगर आप डिवाइड करोगे तो अब आपको किससे डिवाइड करना है, अगर फेस वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो 100 कर दो। ठीक, तो आपका वो कन्वर्ट होके एक तरीके से क्या होगा, 2000 के हिसाब से हो जाएगा। और 80 के हिसाब से करके देखो तब भी क्या आएगा, आपका 2000 ही आएगा। तो वो 2000 शेयर के हिसाब से इंटू 100 ईच हो जाएगा और 80 पेड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो अब देखिए जैसे ही ये हुआ, इसके बाद अगले साल डिसाइड किया गया कि इनको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, कि हर 20 शेयर्स का जो ₹5 के हिसाब से पार्ट है उसको 1 शेयर में कन्वर्ट करना है। तो 20 × 5 100। तो आपको पता है कि देखिए इस 5 को आपने ₹100 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160 आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 40,000 शेयर। तो हमेशा रखना 40 × 5 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे, ₹100 के हिसाब से कितने आएंगे, 2000 आएंगे। या 40 × 4 जो आपको पेड अप दे रखी है, डिवाइड बाय जैसे पेड अप करोगे तो आपके वो 2000 शेयर निकल के आ जाएंगे। तो अब देखिए ये खत्म हो गया, पहले ये क्रिएट हुआ, अगले साल ये खत्म हो गया, डेबिट हो गया और वापस से ये बैलेंस शीट में आने लग गया। तो जब आपकी बैलेंस शीट जब भी क्लोज होगी, जैसे 31 दिसंबर को क्लोज होती है मान के चलो, या मार्च में क्लोज होती है, क्योंकि जून 13 है तो 31 मार्च 14 को आप क्या दिखाओगे, 31 मार्च 14 को कितने 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ₹80 पेड अप। सिंपल। तो इस तरीके से आपको सोच के चलना है और कुछ नहीं है। तो थियोरटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो इससे आपको आराम से आइडिया हो जाएगा। अब देखिए इसमें जनरली यही बोल रहा है कि सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी क्या कर सकती है, जो भी फुली पेड शेयर है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। फिर जो स्टॉक को कन्वर्ट किया, स्टॉक में कन्वर्ट किया था, उस स्टॉक को वापस से शेयर्स में रिकन्वर्ट कर सकती है, रिकन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स। तो ये बोल रहा है अगर आर्टिकल्स में ऑथोराइज हो, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, सब डिवाइड और कंसोलिडेशन के पार्ट में, उसी में ये बोल रखा, उसमें बोल रखा था कि जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसमें भी यही बोल रखा है कि ए कंपनी में इन ए जनरल मीटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन कन्वर्ट इट्स फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर। तो ये बोल रहा है स्टॉक क्या है, शेयर कैपिटल का एक कंसोलिडेशन का पार्ट है, इनटू 1 यूनिट डिविजिबल इनटू एलिक्वेट पार्ट। ये बोल रहा है कि जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो आपको देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ साथ में, तो पता चल जाएगा, नहीं तो मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा फिर नहीं आएगा। तो या तो क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट में क्या बोल रहा हूँ। अभी वो लाइन छोड़ देते हैं। ये देखिए बोला सी लिमिटेड के पास 5 लाख रुपीज़ की ऑथराइज कैपिटल थी 31 दिसंबर 2011 को, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, आउट ऑफ विच 4000 शेयर्स वर इशूड एंड फुली पेड अप। तो आप देख सकते हो कि 5 लाख जो रुपीज़ की ऑथराइज कैपिटल 100 के हिसाब से बोल दीजिए 5000 शेयर थे, 5000 की जगह 4000 शेयर इशू किए गए और फुली पेड अप है। ठीक है, फुली पेड अप मतलब क्या हो गया, वही ₹100 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको अलग से पेड अप देखने की जरूरत नहीं है। तो 4000 इंटू 100 हो गया, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फुली पेड अप हो गया, 4 लाख दे रखा है। इन जून 2012 द कंपनी डिसाइड टू कन्वर्ट द इशूड शेयर इनटू स्टॉक। तो देखिए ये एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक, तो ये तो खत्म। और ये एक तरीके से 4 लाख के पार्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि एलिक्वेट पार्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कई सारे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ₹4 लाख है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वापस से आपको ₹100 के हिसाब से ही कन्वर्ट करना है, ये ₹100 की फेस वैल्यू के हिसाब से ही कन्वर्ट करना है। आप चाहे तो स्टॉक को वापस से किसी भी पर्टिकुलर फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके बाद इसने क्या करा, ये बोल रहा है बट इन जून 2013 द कंपनी रिकन्वर्टेड द स्टॉक इनटू शेयर्स और ₹10 ईच फुली पेड अप। तो आप देख सकते हैं 4 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 10,
तो कितने हो गए, 40,000 शेयर हो गए। पहले कितने थे, 4,000 शेयर, क्योंकि पहले 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी। तो ज़रूरी नहीं है वापस से उसको 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि जैसे ही स्टॉक रुपीज़ में मेंटेन हो जाता है तो उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट पे वो रुपीज़ में दिखता है, 4 लाख रुपीज़। चाहे दिखेगा वहाँ कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल वाले पार्ट में दिखेगा, यानी शेयर कैपिटल वाले पार्ट में ही इक्विटी स्टॉक दिखेगा। लेकिन जनरली आप क्या करोगे, जैसे ही वापस उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करोगे तो कोई भी फेस वैल्यू हो सकती है जो क्वेश्चन में दे रखा है, या हम बोल सकते हैं जो कंपनी ने डिसाइड किया है और वापस से एक तरीके से जो भी जनरल मीटिंग हुई उसके हिसाब से डिसाइड कर दिया, रेजोल्यूशन पास हुआ। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करने का सारा प्रोसेस है, और जनरल मीटिंग हुई उसके हिसाब से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, तब आराम से आप बार बार कन्वर्ट कर सकते हो, स्टॉक में करो, स्टॉक से कैपिटल में करो, आपकी मर्जी है। तो देखिए 4 लाख रुपीज़ दे रखा है, पर पहले 4,000 शेयर थे क्योंकि 100 रुपीज़ के हिसाब से थे, तो ये ₹4 लाख। इस ₹4 लाख को किसी भी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, सो मैनी पार्ट्स में, उसे बोलते हैं एलिक्वेट पार्ट। अब चाहे देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जैसे ही स्टॉक इज द कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू 1 यूनिट, क्योंकि वो 1 यूनिट में हो गया, मतलब पूरे 4 लाख रुपीज़ में हो गया, डिविजिबल इनटू एलिक्वेट पार्ट। इसका मतलब क्या है, उस 4 लाख रुपीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो जो कंपनी चाहती है। स्टॉक इज ए बंडल ऑफ फुली पेड शेयर्स पुट टुगेदर फॉर कन्वीनियंस सो दैट इट मे बी डिवाइडेड इनटू एनी अमाउंट, बोल दिया ना, तो इसका मतलब यही होता है। एंड ट्रांसफर इनटू एनी फ्रैक्शन एंड सब डिवीजन विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो आपने देखा पहले 100 रुपीज़ की थी, अब वो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीज़ की हो गई, तो आपने पुरानी फेस वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं दिया। While it is impossible for share capital to be one share, any amount of stock may be transferred. In practice, however, companies restrict the transfer of stock to multiple say ₹100। तो ये बोल रहा है कि जनरली कंपनी क्या करती है, ये बोल रहा है कि स्टॉक को किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 लाख रुपीज़ तो वो पूरा एक यूनिट से रिलेटेड हो गया, 4 लाख रुपीज़ का स्टॉक, तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करना बहुत टिपिकल पार्ट हो गया। तो जनरली क्या करेगी कंपनी, उसको कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी अपने फुली पेड शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, और ये बोल रहा है कि कंपनी जो स्टॉक का ट्रांसफ़र है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, कितने तक, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 100 रुपीज़ के हिसाब से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ए कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक अपॉन द कंपनी कन्वर्टिंग इट्स शेयर इनटू स्टॉक। द बुक कीपिंग एंट्री मेयरली रिकॉर्ड द ट्रांसफ़र फ्रॉम शेयर कैपिटल अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। मतलब एक जर्नल एंट्री होगी जो मैंने आपको नीचे दिखा दी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू स्टॉक। ये बोल रहा है कि एक सेपरेट स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होगा, is started in which details of members holding are entered and the annual return is modified accordingly। वही डिटेल लिखी जाएगी इसकी और इस हिसाब से एनुअल रिटर्न मॉडिफाई हो जाएगी, सिंपल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर साइड। ये जो आपने पार्ट देखा ये फर्स्ट मेथड से रिलेटेड ही था, अब आप सेकंड देख रहे हो, सेकंड में क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अब देखिए इसमें जनरली यही बोल रहा है कि सेक्शन 48 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट व्हेन ए कंपनी हैज इशूड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंट राइट्स और प्रिविलेज अटैच टू सच शेयर, एग्जांपल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग राइट्स एटसेट्रा, एनी ऑफ सच राइट में बी चेंज इन एनी मैनर। आप देख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस में जब स्पेशल रेजोल्यूशन होगा तब जाके वोटिंग राइट हो सकते हैं मेरे हिसाब से, वैसे जनरली वोटिंग राइट नहीं होते हैं। और डिविडेंड, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करेंगे तो उन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, तो पहले से फिक्स रेट होती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। तो जब आप एंट्रीज़ की बात करोगे तो उसमें कैसे आएगा, देखिए उसमें क्या बोलेगा कि जैसे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिनके पास 9% की प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की रेट है, अब उनकी चेंज करके क्या कर दी, रिकन्स्ट्रक्शन में 8% कर दी, कि पहले हम क्या करते थे 9% देते थे आपको, अब क्या कर रहे हैं, हमारा रिकन्स्ट्रक्शन का दौर चल रहा है तो हम आपकी 1% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हो तो वो क्रेडिट होती है, अगर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो 9% से 8% में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करोगे, अकाउंट डेबिट, और टू क्या करोगे, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, खत्म, और टू 8% कर दोगे। इसी तरीके से कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको नॉन क्यूमुलेटिव कर दिया, जनरली इसकी बात कर रहा है। अब देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें क्या बोलेगा कि वही मेमोरेंडम में अगर दे रखा है या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो जनरली वो पार्ट होना चाहिए। तो ये बोला इट हैपन्स विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द issued share of that class or by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holder of the issued share of that class। अब देखिए यहाँ पे नॉट लेस देन 3/4 का मतलब ही यही होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन है, क्योंकि नॉट लेस देन 3/4 का मतलब ही यही है। तो ये बोल रहा है कि इट हैपन्स विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनसे कंसेंट ले ली गई,
तो नॉट लेस देन 3/4 का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से स्पेशल रेजोल्यूशन का पार्ट ही हो गया, या पर्टिकुलर जो भी क्लास ऑफ शेयर है उनसे रिलेटेड हो गया। और बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट ए सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। तो या तो राइटिंग में कंसेंट ले ली गई या जनरल मीटिंग कर दी गई, उस जनरल मीटिंग में एक स्पेशल, जनरल मीटिंग तो नहीं बोल सकता, बीच में होगी, तो जो भी मीटिंग हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गई, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। ए, इफ प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेंट इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ये बोल रहा है इसी तरीके से अगर ये जो प्रोविजन था पहले से ही मेमोरेंडम में दिया गया है कि ऐसा वेरिएशन हो सकता है तो अच्छी बात है। और बी, in the absence of any such provision in the memorandum or article, if such variation is not prohibited by the term of issue of the share of that class। ये बोल रहा है कि अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में इस टाइप का प्रोविजन नहीं दे रखा था तो उस केस में देखिए जो भी इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हो पर्टिकुलर वो क्लास होल्डर मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर मना नहीं करने चाहिए, वो एक तरीके से रोकने वाले नहीं होने चाहिए। तो प्रोवाइडेड में क्या दे दिया, दैट इफ वेरिएशन बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। तो देखिए वो तो मना नहीं कर रहे हैं, वो तो क्या बोल रहे हैं कर दो, लेकिन जो दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर है वो एक तरीके से अपोज कर रहे हैं, तो उस केस में उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब दूसरे क्लासेज ऑफ शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो जैसे मान के चलो ए क्लास होल्डर, बी क्लास होल्डर ये है, और बी क्लास होल्डर की आपने अप्रूवल नहीं ली, या हम बोल सकते हैं कि जो भी बी क्लास से रिलेटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनकी अप्रूवल नहीं ली और ए से रिलेटेड चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले बी क्लास वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बीच में क्या बोल रहे हैं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो 3/4 शेयर होल्डर की ऐसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जैसे ही वो अप्रूवल होती है फिर आराम से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल में यही बोल रखा है ए वाले पार्ट में कि आप रेट चेंज कर सकते हो डिविडेंड की प्रेफरेंस शेयर पे। तो पहले क्या थे ओल्ड, अब क्या है न्यू, तो पहले 9% थी अब 8% है। तो देखिए एग्जांपल वही है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव, और दूसरा क्या बोल रहा है क्यूमुलेटिव को आप नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं ऐसे ही फॉर्मेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए डेबिट कर दिया और ये क्रेडिट कर दिया, ये क्या है परसेंटेज क्यूमुलेटिव और ये क्या है परसेंटेज नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव खत्म हो गया और नॉन क्यूमुलेटिव आ रहा है। ठीक, अब देखिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट आ गया, जो कि जनरली एक तरीके से मेन है, या आप बोल सकते हैं कि कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनता है तो वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में जनरली आपको दिखता है। अब देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन द प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। अब देखिए जो अपन ने ऊपर भी देखा था जब हमने डिफरेंस का पार्ट देखा था तो उसमें सेक्शन 66 आ रहा था, तो जनरली वो रिडक्शन से रिलेटेड ही था कि इसमें रिडक्शन होता है इंटरनल में, एक्सटर्नल में रिडक्शन नहीं होता। तो इंटरनल से रिलेटेड प्रोविजन इसलिए सेक्शन 66 में बोल दिया था, नहीं तो आपने और भी ऊपर देखे थे सेक्शन 48 अलग से है, ठीक है 61 अलग से है, इस तरीके से अलग आ सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक इसलिए प्रोविजन दे रखा होगा डिफरेंस वाले पार्ट में। तो ये मत सोचना कि गलत पार्ट है। सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, अ कंपनी में बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग मैनर। तो जैसे ट्रिब्यूनल ने कन्फर्मेशन दे दी, हम जब कंपनी ने एप्लीकेशन दी थी ट्रिब्यूनल को कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिड्यूस द शेयर कैपिटल, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें 3/4 की एक तरीके से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे पहला क्या बोल दिया, एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। देखिए मान के चलिए कि अगर एक कंपनी है 100 रुपीज़ वाले शेयर इशू कर रही है और उस पर अभी तक जो पेड अप का अमाउंट है वो 70 रुपीज़ है, कितना है 70 रुपीज़। तो आप सोचिए अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे थे, मैं नॉर्मल एग्जांपल ही ले रहा हूँ, तो उस वक्त कंपनी के पास 70 रुपीज़ आ चुके थे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये आ चुका था, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना ₹70, ये पर्टिकुलर पार्ट हुआ होगा याद रखना। 100 लिखते हैं लेकिन आपको बताया कि पेड अप के हिसाब से लिख के बता रहा हूँ, ₹70 तो कितना हो गया 70,000 था, ये याद रखना ठीक है। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी लेकिन 70 रुपीज़ पेड अप। अब देखिए बोल रहा है कि जो 70 रुपीज़ का पार्ट है ये जैसे आप इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, क्योंकि ये फेस वैल्यू 100 थी तो चाहे चलो 100 लिख लो, लेकिन अमाउंट तो 70,000 ही लिखोगे। तो यहाँ पे चाहे आपने ब्रैकेट में 100 रुपीज़ लिख दिया, अब वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ वाले हैं वो अब क्या हो गए 70 रुपीज़ वाले हो गए। तो पहले जो फेस वैल्यू 100 थी अब वो फेस वैल्यू 70 ही रह जाएगी, जो अनपेड अमाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा, वो अनपेड अमाउंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे वो अनपेड अमाउंट कैंसिल हो गया। चलिए एक एक करके मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए पार्ट से रिलेटेड जो मैंने बताया आपको, तो ए पार्ट में ये बोल रखा है कि एग्जाम्पल
when liability of the shareholder is extinguished or reduced in respect of unpaid amount on the share held by them. Here the shareholder are not called upon to pay the unpaid amount on share held by them in future. इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में कंपनी इनसे मांगेगी नहीं जो भी अनपेड अमाउंट है. इस एग्जाम्पल में क्या बोला, एक कंपनी ने डिसाइड किया कि जो 10 रुपये पर शेयर वाले शेयर्स थे फेस वैल्यू, उसको 7.5 रुपीज़ पर शेयर तक रिड्यूस कर देंगे. इसका मतलब क्या है कि जो 2.5 है वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख लेना ये बोल रहा है फुली पेड अप बाय कैंसिलिंग द अनपेड अमाउंट. ये पूरी लाइन बोल दी है. तो नहीं तो आप क्या करोगे, उसका सी केस समझोगे. सी केस मत समझना, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है. तो जनरली देखना यहाँ पे बोल रहा है बाय कैंसिलिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2.5 पर शेयर. यहाँ पे देख लेना बोल रहा है कंपनी डिसाइड टू रिड्यूस ₹10, ये फेस वैल्यू है. उस पर फुली पेड अप कितना था, यानी पहले पेड अप था 7.5 और अनपेड कितना था 2.5, लेकिन इसको अब क्या बोल दिया, फुली पेड अप बोल दिया बाय कैंसिलिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ ₹2.5 पर शेयर. तो इस केस में क्या होगा, शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप टू शेयर कैपिटल फुली पेड अप. तो पहले ये 10 रुपीज़ के हिसाब से थे, लेकिन आपको पता है कि उसमें जो अमाउंट था वो 7.5 का ही था. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल के थ्रू बताया 70 रुपीज़ के हिसाब से 70,000. तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ शेयर है वो मल्टीप्लाई कर लेना, सेम आपका पार्ट आ जाएगा. लेकिन जो ये 7.5 पहले फुली पेड नहीं थे, अब ये फुली पेड हो जाएंगे. तो जैसे आपने ये करा हो गए, और ये आपने क्या कर दिया, खात्मा. और एक और चीज़ याद रखना कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट का बाहर जब आप अमाउंट दिखाते हो इक्विटी एंड लायबिलिटी में, तो आप क्या दिखाते हो, कैसे लिखते हो, इक्विटी शेयर जो भी है, जैसे 1000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़, ऐसे बोलते हो 10 ईच, और कॉमा करके क्या लिखते थे, ₹7.5 पेड अप, यही दिखाते थे. तो मान के चलिए कि जो 1000 शेयर है इंटू 7.5 कितने होते हैं, 7500 होते हैं. यही तो दिखाया आपने. अब आप क्या करोगे, ये ₹10 ईच नहीं करोगे. क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो 2.5 वाले कैंसिल हो गए और यही फुली पेड में हो गए. अब क्या लिखोगे, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹7.5 ईच फुली पेड अप, ऐसे लिखना है. तो इस तरीके से आपको सोचना है. जब भी आप कोई पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट देखते हो तो उसका एग्जाम्पल भी सोच लिया कीजिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी. पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट. देखिए जनरली ये मान के चलिए कि कंपनी ने पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल का पार्ट पे कर दिया था. जैसे हमारे एग्जांपल में मान के चलिए 1000 शेयर है ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से, तो कंपनी ने 1 लाख पूरे के पूरे क्या कर दिए थे, कंपनी को बोल रहा हूँ, पे कर दिया था. कंपनी को पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज़ मिल गए थे. मैं गलती से बोल दिया कंपनी ने पे कर दिया था, ऐसा नहीं है. कंपनी को पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज़ मिल गए थे, तो कंपनी ने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो ये एक तरीके से फुली पेड अप का पार्ट है. 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख रुपीज़. इसका मतलब याद रखना कि 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से दे रखे हैं और 100 रुपीज़ ईच कर रखे हैं. अब कंपनी को क्या लगा कि यार मैंने फालतू के लिए 100 रुपीज़ ईच कर रखे हैं, तो मुझे तो 80 रुपीज़ ईच ही करने चाहिए या 70 रुपीज़ ईच ही करने चाहिए. तो मैं एक्सेस जो भी मिला हुआ है ना वो पे कर देता हूँ. जो भी एक्सेस मिला हुआ है जैसे 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, वो क्या कर देता हूँ, पे कर देता हूँ. तो वो पे कर देगी कंपनी. तो उस केस में एंट्री क्या होगी, तो वो जनरली दे रखी है, उसका केस बी ये दे रखा है. तो यहाँ पे क्या बोल दिया, बी केस में when excess paid up capital is paid off, when it is not possible for the company to employ profitability its paid up capital, then in such case it may decide to refund the excess capital to its shareholder. तो देखो कभी कभी कंपनी को लगता है कि शेयर होल्डर्स क्या हो गए, एक तरीके से उनसे अमाउंट ज़्यादा आ गया था. ज़्यादा क्यों आ गया था, क्योंकि हमने उस हिसाब से इशू कर दिए थे. लेकिन अब हमें क्या करना है, रिवाइव करना है अपने आप को, रिकन्स्ट्रक्ट करना है. तो हमें कुछ पार्ट वापस से रिफंड कर देना पड़ेगा उन्हें. तो फॉर एग्जांपल क्या बोल दिया, कंपनी हैविंग फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी के पास 10 रुपीज़ के हिसाब से जो भी इनटू नंबर ऑफ शेयर है पूरे आ चुके थे. अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू पे ऑफ ₹2 पर शेयर टू मेक इट ऑफ ₹8 फुली पेड अप. तो देखिए पहले केस में कैंसिल था, यहाँ पे क्या था, ₹2 पे करने की सोची, क्योंकि यहाँ पे तो फुली पेड अप है. पहले में कैंसिल क्यों था, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, ₹10 थे लेकिन वो फुली पेड अप नहीं थे, उसमें सिर्फ 7.5 ही पेड अप थे. तो बाकी जो 2.5 थे वो अनपेड थे, इसलिए उसको कैंसिल करने की सोची. क्योंकि कंपनी के पास जो अमाउंट था वो 7.5 के हिसाब से ही आया हुआ था. तो कंपनी ने क्या करा, वो 2.5 के हिसाब से कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या कर दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹7.5 पूरा गया, और अब वो 7.5 ही रहेगा, क्योंकि अब 2.5 मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी. तो जो शेयर कैपिटल में पहले पार्टली पेड अप था वो फुली पेड अप हो गया. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया कि 10 रुपीज़ फुली पेड अप ही है. तो इस केस में आप देखिए कि फुली पेड अप के केस में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 थे फेस वैल्यू के, और ये फुली पेड अप है. तो इसका मतलब क्या, मान के चलो कि 1000 शेयर थे, तो 1000 के हिसाब से इंटू 10, तो वो तो पूरे के पूरे 10,000 दिखाई रहा है, 10,000 रुपीज़ दिखाई रहा है. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा,
जो भी हमें कम करना है, देखिए यहाँ पे बोला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 पूरे कर दिए, उसमें से टू शेयर कैपिटल ₹8 के हिसाब से कर दिए, क्योंकि ₹2 को वापस से रिफंड करना है तो क्या कर देंगे टू बैंक। यहाँ पे इसने क्या कर दिया टू सन्ड्री शेयर होल्डर, फिर सन्ड्री शेयर होल्डर टू बैंक, एक बार ये काटिए और नेट एंट्री देखिए क्या होगी, टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। अब आप देख सकते हैं कि वापस से कैसे हो गए 10 इंटू 1000 10,000। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट थी पहले पूरी डेबिट की, फिर उसमें से जितनी चाहिए उतनी ही करी क्रेडिट टू शेयर कैपिटल, ताकि बैलेंस शीट में वापस से दिखने लग जाए। अब कितनी दिखेगी, ₹8 के हिसाब से ही फुली पेड अप दिखेगी, क्योंकि बाकी टू बैंक कर दिया ₹2 के हिसाब से इंटू 1000 शेयर मतलब 2000। तो अब 8000 रुपीज़ के हिसाब से आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, पहले 10,000 दिखता था, सीधी सी बात। उतना आपने इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक कर दिया। नॉर्मल सोचना है इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। टू सन्ड्री शेयर होल्डर करोगे तो क्या होगा, क्रेडिटर आपने क्रिएट कर दिया शेयर होल्डर को और शेयर होल्डर को पे कर दिया बाद में, तो शेयर होल्डर से शेयर होल्डर कट गया। अब सी केस क्या दे रखा है, कैंसलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। देखिए ये वो पार्ट है जिसमें आपको कैपिटल रिडक्शन अमाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, या बिना कैपिटल रिडक्शन के भी उतना पार्ट आप रिड्यूस कर सकते हो। इसमें दो पार्ट हैं, तो अभी मैं आपको नीचे बता देता हूँ, पर पहले ये लाइन पढ़ लेता हूँ। ये बोल रहा है जनरली रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज फॉलोड व्हेन ए कंपनी हैज़ बीन सफरिंग लॉसेस कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेड बाई इट्स असेट्स। In such a case, any scheme for capital reduction should write off that portion of capital which is already lost। तो जनरली बोल रहा है कि कैपिटल रिडक्शन स्कीम में क्या होगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और जो भी आपका लॉसेस पहले से ही राइट ऑफ हो चुका है, जिसको आप राइट ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं सफिशिएंट, आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो जैसे आपने पहले ही कोई पर्टिकुलर पार्ट लॉस कर दिया, जैसे देखिए आपको पता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का पार्ट बोला आपने, फिक्टिशियस असेट बोला, तो वो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, जबकि आपको पता है कि वो यूजलेस है। यूजलेस है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, निल है। तो उस लॉसेस वाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल से सेट ऑफ करना पड़ता, लेकिन आपके लॉसेस ही कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज़ करोगे और कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दोगे। तो कैपिटल रिडक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, पड़ा हुआ रहना चाहिए, मतलब आपके पास क्रेडिट रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना पड़ेगा। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट जाएगा। जनरली याद रखना, रिजर्व का सारा अमाउंट किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। जैसे जनरल रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। कोई कैपिटल का रिडक्शन का पार्ट आ रहा है, जैसे ही वो रिड्यूस हो रहा है तो बाकी जो अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, जिससे कंपनी को एक तरीके से थोड़ा बेनिफिट होगा, और कंपनी इस पार्ट का यूज़ क्या करेगी, जो भी लॉसेस का पार्ट है, फिक्टिशियस एसेट्स है, या जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, उनको सेट ऑफ करने में काम में ले लेगी। लास्ट में जो भी अमाउंट बचता है कैपिटल रिडक्शन का, वो कैपिटल रिजर्व में चले जाता है। किस में चले जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये बोल रहा है कि दिस रिडक्शन इज सैक्रिफाइस बाय शेयर होल्डर एंड द अमाउंट ऑफ रिडक्शन और सैक्रिफाइस इज क्रेडिटेड टू ए न्यू अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन, या जिसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी भी नाम से लिखिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ए में आपको बता चुका हूँ, बी में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सी आप देख लीजिए क्या बोल रहा है, व्हेन द पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड इज कैंसल्ड, जिसमें मैंने बोला कि जनरली आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खुलते हुए दिखेगा। हेयर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिमेन द सेम एंड ओनली द पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, अब ढंग से पढ़ना, shareholders may agree to reduce the paid up capital of ₹100 per share to paid value of ₹10 per share। सैक्रिफाइस कितना किया गया, ₹90, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एंट्री दिख रही है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन का पार्ट दिख रहा है, क्योंकि देखो सैक्रिफाइस कितने का गया, ₹90 का, तो पूरा कैपिटल रिडक्शन अब आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ रखना, देखो क्या बोला, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर रिमेन द सेम, क्योंकि अगर नॉमिनल वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों चेंज हो रही है तो उस केस में ये वाला पार्ट आएगा, सेकंड वाला, जिसमें नॉमिनल और पेड अप वैल्यू दोनों ही साथ साथ रिड्यूस हो रही है। अब वो कैसे, देखिए अगर आप ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं और नीचे वाला एग्जांपल भी बताऊंगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बोला, शेयर होल्डर में एग्री टू रिड्यूस द पेड अप कैपिटल ऑफ 100 पर शेयर टू पेड अप वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, वो ₹90 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यह रखना कि जो फेस वैल्यू से रिलेटेड पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। अब देखो फेस वैल्यू से रिलेटेड पार्ट सेम रहेगा, तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल को डेबिट किया 90 से, आपकी जो शेयर कैपिटल क्रेडिट थी वो कितने से थी, ₹100 की फेस वैल्यू के हिसाब से था। 100 में से 90 का पार्ट करा। अगर आपने पिछले वाले जितने भी केस देखे उसमें आपने क्या करा, जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया फिर आपने टू शेयर कैपिटल वापस से क्रिएट किया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको कन्वर्ट करके ₹8 में इसमें कर रहे हो,
जबकि इसमें ऐसा पार्ट है ही नहीं। इसमें आपको पता है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, उतने ही इक्विटी शेयर लिखने पड़ेंगे, ऑफ ₹100 ईच लिखना पड़ेगा, और उसमें से आप कॉमा करके क्या लिख दोगे, ₹10 पेड अप। अगर वो पेड अप का पार्ट बाकी बचा है, क्योंकि आपको पता है कि 90 का पार्ट तो कैंसिल होके कैपिटल रिडक्शन में चले गया, अब वो कितने वाले रह गए, ₹10 वाले रह गए। पहले वो 100 इज फुली पेड अप थे, अब वो कितने रुपये वाले रह गए, ₹10 पेड अप रह गए। तो इस केस में देखिए फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो जब भी आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो जो भी, जैसे मान के चलो कि 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, तो पहले आप फुली पेड अप लिखते थे, अब आप क्या लिखोगे, ₹10 पेड अप। तो आप खुद सोचिए, शेयर कैपिटल कितनी डेबिट हो रही है और वापस से क्रेडिट कोई पार्ट नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब सारा पार्ट आपका कैपिटल रिडक्शन में गया और ₹90 से किया है। जबकि पहले आप क्या करते थे, पूरा 100 दिखाओगे, उसमें से सपोज करो कैपिटल रिडक्शन में 90 दिखा रहे हो, तो बाकी आपका क्या है, शेयर कैपिटल का पार्ट ₹10 तक का रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि फेस वैल्यू भी चेंज हुई है, फेस वैल्यू भी चेंज हुई है, जैसे इस वाले पार्ट में। तो ये बोला रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू। इन दिस केस बोथ द पेड अप कैपिटल एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर आर रिड्यूस। कंटिन्यूइंग द अबव एग्जाम्पल, अगर आपका यही एग्जाम्पल रहता और इसमें आपको जनरली यही बोल दिया होता कि रिड्यूस हो गई, कि ₹100 की फेस वैल्यू कैपिटल ₹10 तक रिड्यूस हो गई, ये हो गई, तो आपको बोल दिया कि जो फेस वैल्यू पार्ट है वो ₹10 तक रिड्यूस हो गया। अब मान के चलिए कि अगर ₹100 वाले पार्ट में आपने जो बोला कि कितने पेड अप हैं, ₹80 पेड अप हैं, तो जो ₹10 तक रिड्यूस होगा तो उस पर कितना होगा, ₹8 पेड अप तक का पार्ट रहेगा। ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि इतना टिपिकल एग्जाम्पल नहीं आता, जब ये आता है तो हम क्या करते हैं, यानी नॉर्मल एग्जाम्पल आता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देखिए ₹90 नहीं कर रहा, ₹100, और मैंने आपको क्या बोला था, या शेयर कैपिटल ₹10 हो जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। तो इस केस में अब हम ऐसे लिखेंगे, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच नहीं लिखेंगे, ऑफ ₹10 ईच लिखेंगे, फुली पेड अप लिखेंगे, क्योंकि उतना पार्ट आपका गया और वो 10 ईच हो गया। जबकि ऊपर क्या लिख रहे थे, 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच कॉमा ₹10 पेड अप। अब हम क्या लिखेंगे, ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹100 ईच लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 का पार्ट खत्म और उसकी जगह 10 का आ गया। जबकि ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं आया था। तो इस वाले केस में क्या है, आपकी पेड अप वैल्यू के साथ साथ जो नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू है वो भी चेंज होगी। ठीक, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल देखिए, उसके थ्रू आ जाएगा आपके समझ में। अगर मेरे को आगे टाइम मिला तो मैं पर्टिकुलर आपको ज़रूर कवर कराऊंगा, या अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप से लाइन आती है। दस इन सच ट्रीटमेंट वी डेबिट द ओरिजिनल शेयर कैपिटल अकाउंट एज टू क्लोज इट। तो ओरिजिनल शेयर कैपिटल को आपने ₹100 से डेबिट कर दिया, क्रेडिट न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ट्रीटेड एज पेड अप आ गया, एंड क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विद द डिफरेंस। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर एंड मिनट्स अप्रूव्ड बाय द कोर्ट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, फाइल बाय द रजिस्ट्रार। तो आपको जनरली ये करना पड़ेगा। अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का पार्ट आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, जनरली ये एग्जांपल मैंने कवर कर लिया है। इसमें दिख रहा है आपको 4006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच दे रखा है और 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस शीट एक तरीके से मान लीजिए बन रही है, तो ये बाहरी अमाउंट दे रखा है। अब यहाँ पे कोई है ना, वो नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ₹100 चीज़ के हिसाब से है और ₹80 पेड बोल रखा है, तो बाकी 20 अनपेड है, उसको कैंसिल करा तो उसको कैंसिल करा तो वो ए वाला पार्ट आता है। लेकिन यहाँ पे तो ये फुली पार्ट है। तो अगर आपको नीचे बोल देता है कि प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹75, या प्रेफरेंस शेयर ₹25 से कैंसिल हो जाएंगे, तो जनरली वो सी केस ही आएगा, याद रखना, वो ए केस नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने ए केस देखा है तो याद रखना वहाँ पे क्या है, ए केस का लिंक देखना क्या बोल रहा है कि ₹10 पर शेयर है, 7.5 पर शेयर। क्योंकि कभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से देखिए, 7.5 से पर शेयर फुली पेड अप है बाय कैंसिलिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ ₹2.5। इसका मतलब क्या है कि जब बैलेंस शीट बनी हुई होगी पहले से, यानी क्वेश्चन पहले से हुआ होगा, तो उसमें ऐसे दे रखा होगा कि 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऐसे दे रखा होगा ना, ठीक, कॉमा ₹7.5 पेड अप ऐसे दे रखा होगा, और 10,000 इंटू 7.5 करके 7,500 हो रखे होंगे, या कितने होते हैं 10,000 इंटू 75,000 हो रखे होंगे रुपीज़। ठीक, याद रखना। तो 10,000 इंटू 10 करके 1 लाख नहीं हो रखे होंगे, 10,000 इंटू 7.5 हो रखे होंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको इसी पे दिखाना है, क्योंकि आपको 2.5 को कैंसिल करना है, अनपेड अमाउंट को। जबकि इसमें इस वाले पार्ट में देख रहे हो तो इसमें क्या है, पूरे के पूरे पेड अप है, ₹100, ₹10। तो देखिए यहाँ पे ये फुली पेड अप है, 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच।
तो आपको पता है कि ये पूरे के पूरे 10 रुपीज़ के हिसाब से है, ना कि 7.5 के हिसाब से, 8 के हिसाब से। तो बाकी आपको 2 रुपीज़ को कैंसिल करना है, 2.5 को, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में कौन सा केस आएगा? सी वाला केस आएगा। तो जब भी कैंसिल्ड आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए केस ही लगेगा, वो आपको उस वक्त के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर को 75 तक और इक्विटी शेयर को 2 रुपये तक। इसका मतलब क्या है? जो भी डिफरेंस का पार्ट है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है कि हमें वहाँ तक कैपिटल तक रोक के रखना है और बाकी पार्ट कैपिटल रिडक्शन में डाल देना है। इसका मतलब देखो ये इक्विटी शेयर वाले कितना सरेंडर कर रहे हैं, एक तरीके से कितना छोड़ रहे हैं पार्ट को। तो 10 से 2 रुपीज़ मतलब 8 रुपीज़ का पूरा पार्ट कैपिटल रिडक्शन में डाल रहे हैं। तो आप देख लेना, आपको दिख रहा होगा एंट्री में। अब ये देखिए, तो देखिए 8 रुपीज़ का पार्ट पूरा का पूरा 75,000 इंटू 8 करके देख लेना 6 लाख आ रहा होगा, और 75,000 इंटू 2 करके देख लेना 150, और देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 आ रहा है। ठीक है। जबकि आप ए वाला केस देखते हो तो उसमें क्या होती है कि आपको पता है कि 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और उस पर अभी तक 7.5 ही पेड अप है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो इक्विटी शेयर कैपिटल कम करते हो ना, वो 75 दिखाते हो पार्टली पेड अप, फिर उसको यहाँ पे क्या करते हो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल करके 7.5 ही कर देते हो, और आप क्या करते हो, उसको फुली पेड अप कर देते हो। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आपने क्या कर दिया, 7.5 को ही फुली पेड अप कर दिया, तो बाकी आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो तो एक केस हो गया। जबकि इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने पूरे के पूरे मांग लिए थे, उसमें से हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं। हम एक कंपनी है, जनरली हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितना रिड्यूस कर रहे हैं, 8 रुपीज़ वाला पार्ट रिड्यूस कर रहे हैं। और जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, ये मान के चलिए, या शेयर होल्डर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अपना अमाउंट मांगेंगे वो कितना मांगेंगे, 2 रुपीज़ के हिसाब से मांगेंगे। पहले वो 750 मांगते, अब वो 150 मांगेंगे। तो यहाँ पे 6 लाख के हिसाब से उन्होंने हमें दे दिया, अपना पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया। प्रेफरेंस शेयर का भी देख लीजिए कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 के हिसाब से और 75 तक बोला था, तो इसका मतलब 25 रुपीज़ से उन्होंने अपना हिस्सा रिड्यूस कर दिया, और 3 लाख तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 लाख कंपनी के पास आ गए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, अपनी फिक्स रेट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती है, क्योंकि देखिए फिक्स रेट को ओवर वैल्यूड किया गया है तो उसको राइट ऑफ करने के काम में आ जाएगा। इसी तरीके से लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए काम में आ जाएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट आपको दे रखा है। और चलो कैंसिल का पार्ट भी मैं आपको बता जाता हूँ कि ये मत सोचना कैंसिल का पार्ट। अब देखिए आप एक क्वेश्चन देख लेना, ये बैलेंस शीट दिख रही है आपको, ये तो आंसर की है। ये देखिए इलस्ट्रेशन 4 दिख रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हैं आपको प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है 12,000, 7% प्रेफरेंस शेयर 50 के हिसाब से। इस पर नोट मत करना क्योंकि ये मैंने अभी बताया नहीं है। 12,000 इंटू 50 6 लाख है। और देखिए 15,000 इंटू 50, तो ये तो फेस वैल्यू दे रखी है और यही फुली पेड अप दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट का बाहर पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे कोई भी आपका अनपेड पार्ट है ही नहीं। तो आप देखिए नीचे कैंसिल भी आ रहा होगा और वो कैपिटल रिडक्शन में जा रहा होगा। ये देखिए द इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर शुड बी रेड्यूस्ड टू ₹2.50 बाय कैंसिलेशन ऑफ 47.50 पर शेयर। मतलब इतना पार्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ए एंट्री नहीं है, ये सी केस वाली ही एंट्री है, याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वही फुली पेड अप पार्ट है। तो अगर अनपेड रहता है तब कैंसिलेशन का पार्ट आता है तो ए पार्ट रहता है, वरना वो तो सी पार्ट ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिकली जब ये बोलेगा तब ऐसे करोगे कि यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपकी फेस वैल्यू सेम है। जब ऐसा पार्ट बोला ही नहीं तो जनरली हम क्या करेंगे, सेकंड वाला केस ही लेंगे। सी में कौन सा लेंगे, सेकंड वाला केस ही लेंगे, शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू को भी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यानी फेस वैल्यू भी पेड अप वैल्यू के साथ साथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब देखिए कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का पार्ट आता है, तो जनरली ये मैंने आपको बता ही दिया, मैनुअली बोल के भी बता दिया, वर्बली मैंने आपको ये बताया था कि जो भी रिजर्व्स हैं वो एक तरीके से यूज़ हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल रिडक्शन में चले जाते हैं, ये बताया था मैंने। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट जो भी बता रखा है, ये एग्रीमेंट है कंपनी के बीच में और इनके मेंबर्स के बीच में और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के बीच में। इसका मतलब क्रेडिटर्स के बीच में, डिबेंचर होल्डर्स के बीच में। व्हेन द कंपनी फेसेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सच एन अरेंजमेंट देयरफॉर आल्सो इन्वॉल्व सेक्रीफाइस बाय शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर और बाय ऑल, ऐसे बोल दिया। अब देखिए इसमें बस ये याद रखना कि जब भी कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट की बात आएगी तो कंपनी अपना फ़ायदा सोचेगी, तो वो सामने वाले के पास जाके क्या करेगी, एक एग्रीमेंट करेगी कि आप इतना पार्ट छोड़ दो। क्रेडिटर्स को क्या बोलेगी, इतना पार्ट छोड़ दो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे कि आपके अगर 5 लाख रुपीज़ है तो आप 25% छोड़ सकते हैं, यानी 1,25,000 वो छोड़ दीजिए।
तो डिबेंचर होल्डर हम डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिडक्शन कर देंगे। हम मतलब कंपनी के लिए एक तरीके से फ़ायदा है। कंपनी ये सोच रही है कि हमें कम पे करना है, तो हमें सबके साथ मीटिंग बैठानी है, उनको क्या बोलना है कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस केस में एक एग्रीमेंट बैठा दो और हम आपको क्या है पे नहीं कर पाएंगे पूरा का पूरा अमाउंट, तो इतना अमाउंट आप वेव कर दो, अपना क्लेम क्या कर दो, छोड़ दो। तो उस केस में देखिए बहुत सारे अरेंजमेंट है। व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर गिव अप देयर क्लेम टू रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपने देखा होगा कि जनरली इक्विटी शेयर होल्डर के पार्ट में क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड देखते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी उनका ही हिस्सा होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी रिजर्व है, यानी जो भी फ्री रिजर्व से रिलेटेड पार्ट है, जो भी कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड पार्ट है, वो सारे किस में चले आएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चले आएंगे। तो जो भी आपको रिजर्व दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व, कोई स्पेसिफिक रिजर्व दिख रहा है, वो सारा का सारा कैपिटल रिडक्शन में डाल दो। तो कंपनी के लिए ये भी बेनिफिट हुआ कि कंपनी इसका भी यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी और उनके मेंबर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये वाला पार्ट। इसी तरीके से आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए भी बोल रहा है, सेटलमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी एट लेसर अमाउंट, कि भाई कम अमाउंट ले लो, क्रिएटर को बोल दिया या डिबेंचर होल्डर को बोल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डेबिट हो जाएंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, या प्रोविजन कोई भी आपको क्या करना है, सेट ऑफ करना है कि जो पर्टिकुलर आपको लग रहा था कि यार डूबने के चांस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे डेटर्स को बोला 1 लाख दिख रहे हैं आपको, और उसमें से आपने माइनस प्रोविजन कर दिया था कितने का, 15,000 का, तो आपको लग रहा था कि 15,000 आपके डूब जाएंगे, लेकिन अब वो डेटर्स आपको पूरे के पूरे 1 लाख देने के लिए तैयार हो गए। तो आपको पता चला कि जो आपने प्रोविज़न फालतू के लिए क्रिएट करा था वो हटा दो। तो प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, इफ़ एनी डेबिट, इसका मतलब जो भी आपका क्रेडिट था उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा और टू कैपिटल रिडक्शन आपके फ़ायदे में चले जाएगा। फिर देखिए सरेंडर ऑफ शेयर की बात कर रहा है। सरेंडर ऑफ शेयर आपका अगला 5वां अरेंजमेंट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, ये बाद में देखना। आपकी एंट्रीज इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्योंकि आपने बोला कि सर आपने और एंट्रीज नहीं बताई, आपने शेयर कैपिटल की बताई, फिर आप रिजर्व पे आ गए, अब आप लाइबिलिटीज़ पे भी आ गए, अब आप एसेट्स की भी तो बताओ। तो जनरली बोल रहा है कि अगर एसेट बढ़ जाती है तो एसेट अकाउंट डेबिट, अगर लाइबिलिटी कम हो जाती है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो ये बोल रहा है कि चलो क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया, तो आपने क्या करा, आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ देखते हो आप नॉर्मल, क्रिएटर के अलावा और भी लाइबिलिटीज़ देखते हो, तो वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको पता है कि वो कम आ रही है तो कंपनी के लिए फ़ायदा है, एसेट बढ़ रही है तो कंपनी के लिए क्या है, फ़ायदा है। तो जनरली वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो ये बोल रहा है ऑन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बीइंग अडॉप्टेड थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन कन्फर्म बाय द कोर्ट, द एंट्रीज टू बी पास्ड आर एन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड टू द अकाउंट कंसर्न एंड क्रिएटेड टू कैपिटल रिडक्शन। नॉर्मल पार्ट बोल रखा है, तो देखिए एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। आप बोलोगे सर अगर एसेट कम हो जाती और लाइबिलिटी बढ़ जाती तो क्या करते हैं, रिवर्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो आप ये सोचिए, जब भी आपका फ़ायदा हो रहा है यानी कंपनी हो, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा, और जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करोगे, डेबिट करोगे। देखिए अब यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया बार बार, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है उसको आप राइट ऑफ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप सिक कंपनी हो, आपके लॉसेस बहुत सारे हैं, तो आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं। तो जनरली आप क्या करना चाहते हो, पीएनएल के डेबिट बैलेंस का, गुडविल, पेटेंट, जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, जो हम बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू निल है, यूजलेस है, उसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। या मान के चलो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है कितना, 1 लाख की गुडविल, और नीचे बता दिया कि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 25,000 है। इसका मतलब बुक्स में आपको 25 ही दिखाना था, तो 75,000 को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा टू गुडविल नाम से। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या है, ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस, याद रखना, इसको राइट ऑफ किया है। प्रीलिमिनरी क्या होता है, डेबिट होता है, राइट ऑफ किया, इसको राइट ऑफ किया किससे करा, कैपिटल रिडक्शन से ही, ठीक है। टू गुडविल, टू पेटेंट राइट ऑफ कर दिया, टू पर्टिकुलर एसेट अगर वो डिक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन करने पर, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो टू पर्टिकुलर लाइबिलिटी, तो इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन का यूज़ कर लिया। अगर कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है, जैसे वही क्लेम फॉर बिल डिस्काउंटेड था आपका, गारंटी फॉर बिल डिस्काउंटेड का पार्ट था आपका, कोई आपका किसी कोर्ट ने, किसी कोर्ट बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पार्टी ने क्लेम कर दिया किसी चीज़ का, या वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम आ गया, तो आपको पता है कि आपने कंटीजेंसी के फॉर्म में बना रखा था उसको, कंटीजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में, मतलब बैलेंस शीट के नीचे। अब आप उसको दिखाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है और कैपिटल रिडक्शन का यूज़ हो रहा है। तो याद रखना, जब भी कैपिटल रिडक्शन यूज़ हो रहा है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, अगर बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन का पार्ट है तो वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि आपका कैपिटल रिडक्शन का लास्ट में जो अमाउंट बचा वो फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज करने में काम आ गया, यानी उतने से आपको अपनी फिक्स एसेट को क्या करना है, कम करना है।
बस इसके लिए आ गया काम। इसका मतलब कोई भी पार्ट आपका कैपिटल लेजर में नहीं गया। तो ऐसे भी कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं उसमें बोल दिया जाता है। ये बोल रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी द वर्ड एंड रिड्यूस शुड बी एडेड ओनली इफ़ द कोर्ट सो ऑर्डर। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो आपको एंड रिड्यूस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स एसेट द अमाउंट रिटर्न ऑफ अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर। तो ये बोल रहा है कि फिक्स एसेट के केस में आपने जो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में अमाउंट को रिटर्न ऑफ किया है वो उसको आपको 5 साल तक दिखाना पड़ेगा। अब आपका लास्ट पार्ट जो है सरेंडर का है। और एक देखिए ये बोल रहा है कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो भी आपका डिविडेंड का एरियर है उसकी क्या एंट्री होती है। तो पहले चलो ये देख लेते हैं, फिर सरेंडर ऑफ शेयर का पार्ट बाद में देख लेंगे। देखिए अब आपको पता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। जनरली आपको पता है कि उन पे डिविडेंड का पार्ट जो होता है वो जुड़ता जाता है। कब? अगर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर में वो पे नहीं कर पाती है, तो वो डिविडेंड का जो भी एरियर है वो जुड़ता जाएगा। तो आपको लिखा हुआ था नीचे क्वेश्चन में कि 3 साल का एरियर है, 2 साल का एरियर है पर्टिकुलर, तो वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में है। वो बैलेंस शीट के नीचे आता है, बैलेंस शीट के बिलो आता है, ऊपर नहीं आता। जनरली आप बोलते हो फुट नोट या नोट्स टू अकाउंट में नीचे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। यही पर्टिकुलर बोल रखा है। उस केस में बोल रहा है कि जब भी हम ये स्कीम देख रहे हैं यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट देख रहे हैं, अरेंजमेंट का पार्ट देख रहे हैं, तो उस केस में डिविडेंड का कैसे अरेंजमेंट होगा। मान के चलिए कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने बोल दिया कि यार हमें नहीं चाहिए डिविडेंड, हमें नहीं चाहिए डिविडेंड, तो कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया। अब देखिए आपको पता है कि कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया, वो कैपिटल रिडक्शन में दिखाई नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई होती है तभी तो डेबिट करेगी, तो यहाँ पे एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट में दिखाई होती कि हमारा एरियर जो भी डिविडेंड का है जो कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है वो हमारी लायबिलिटी है, तो तब जाके हम उसको डेबिट कर देते, लेकिन अभी वो दिखाएगी ही नहीं। तो क्या बोल रहा है, when preference shareholder agree to sacrifice their whole amount of dividend, no entry in respect of dividend will be made because as area of dividend is a contingent liability, no entry has been made in this respect। ठीक। अब बी वाला पार्ट देखिए, सिंपल पार्ट है, याद रखना। अब आपका बैलेंस शीट के नीचे दिखा रखा है, लाइबिलिटी में नहीं दिखा रखा, याद रखना, लेकिन आपको डिविडेंड अब पे करना पड़ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं माने, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं करा, उन्होंने बोला कि हमें तो चाहिए, या तो हमें कैश में दो अमाउंट या हमको कुछ और भी दे दो, ज़रूरी नहीं कि हमें क्या चाहिए, पेमेंट ही चाहिए, आप शेयर दे दो, डिबेंचर दे दो। तो कंपनी होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक, या शेयर कैपिटल देनी पड़ेगी, या डिबेंचर देना पड़ेगा। अब सोचिए कि वो लायबिलिटी आपकी जो है वो बैलेंस शीट में है ही नहीं। अगर वो बैलेंस शीट में होती तो उस केस में क्या होता, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक करता, ये तो करता। जनरली जो भी पेमेंट करता टू इक्विटी शेयर कैपिटल करता, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करता। तो या तो ये करता लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन करता, फिर कैपिटल रिडक्शन का यूज़ कर लेता, यही तो करता। लेकिन यहाँ पे सोच के चलिए कि जब लायबिलिटी है ही नहीं तो कैपिटल रिडक्शन का ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा। यानी मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो किस में पड़ा है, ये एक गुल्लक है कैपिटल रिडक्शन नाम से, इसमें पड़ा है। वो क्रेडिट होता है तो इसका मतलब क्या, मेरा बेनिफिट है। जब डेबिट होता था इसका मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं डिविडेंड पे करने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ और टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन देखिए आपने बोला प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड करने से क्या हुआ सर, इसमें तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि उसको हमने क्या करे कि उसका 1 लाख का डिविडेंड बकाया था तो उसके लिए हमने 10,000 के इक्विटी शेयर दे दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले में क्या दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए। तो क्या करेंगे, पहले ये करेंगे 1 लाख से, फिर करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ गए, 10,000 शेयर इंटू 10। आपने बोला 20% प्रीमियम पे दिए तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी आ जाएगा। डिविडेंड से डिविडेंड कट जाएगा, सोचिए एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये नेट एंट्री बन जाएगी। अगर पेमेंट किया तो टू बैंक आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो अगर लायबिलिटी होती तो लायबिलिटी टू बैंक करता, लेकिन लायबिलिटी तो कहाँ है, बैलेंस शीट के नीचे। तो बैलेंस शीट में क्रिएट ही नहीं वो, जब वो क्रिएट ही नहीं है तो बंद करने के लिए क्या करूँगा, कैपिटल रिडक्शन का यूज़ करूँगा। क्योंकि मेरा पेमेंट जा रहा है, मेरे शेयर जा रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, ये मान के चलिए कंपनी को क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। सेक्रीफाइस करते तो एक तरीके से अच्छा रहता, मुझे कुछ एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है, तो अगर वो सेक्रीफाइस कर देता तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टू बैंक, टू शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्ट दे रखा होगा, लेकिन पहले सी पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। ये बोल रहा है कि इफ़ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज़ बीन प्रपोज्ड, इसका मतलब वो लायबिलिटी साइड पे आएगा, बट नॉट पेड, इसका मतलब वो लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी वाले पार्ट में आएगा।
तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एग्जिस्ट कर रहा है लाइबिलिटी साइड में। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास इन डिफरेंट सिचुएशन। अब सोचिए कि अगर ए वाला केस ही होता ऊपर कि मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर वो लाइबिलिटी में होता तो वो डेबिट होता, क्योंकि लाइबिलिटी में होता तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अब वो डेबिट हो गया और टू कैपिटल रिडक्शन में चले गया, तो आपका बेनिफिट हो गया। तो अब आप बेनिफिट दिखा सकते हो, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, लाइबिलिटी में दे रखा है मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट में होने की वजह से अब वो डेबिट हो गया, और डेबिट होने के बाद वो कैपिटल रिडक्शन में चले गया, क्योंकि वो खत्म हो गया और कहाँ चले गया, कैपिटल रिडक्शन में चले गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मेरा 1 लाख का डिविडेंड है, तो 75,000 तो मुझे दे दो या 25 मुझे दे दो, बाकी 75 मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 लाख लाइबिलिटी में 1 लाख दे रखा है, तो इसका मतलब 1 लाख डेबिट करेंगे, उसमें से वो क्या बोल रहा है कि मैं 25,000 लेने के लिए तैयार हूँ और 75 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये हो जाएगी एंट्री, ठीक है। या 25,000 के वो शेयर ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल आ जाएगा। या वो डिबेंचर्स ले रहा है या जो भी ले रहा है, तो वो पार्ट आ जाएगा टू डिबेंचर्स। और यहाँ पे बोल रहा है व्हेन अनपेड डिविडेंड इज पेड, तो देखिए अनपेड का मतलब क्या होता है, जो प्रपोज ही नहीं करा, ये मान के चलिए, या चलो मैं ये बोल देता हूँ कि अनपेड डिविडेंड अगर पे करेंगे तो वो भी जनरली मान के चलो कि अगर अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट में दिखा रखा है, तो उस केस में आप अनपेड डिविडेंड टू कैपिटल रिडक्शन कर सकते हो, अगर अनपेड डिविडेंड पे नहीं करना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अनपेड डिविडेंड पे किया जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा, या आप ये मान के चलिए कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बैंक क्यों कर रहा है, मेरे हिसाब से वो बैलेंस शीट में दिखा रखा होगा, तब जाके प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किया, और टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है अनपेड डिविडेंड लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि आपने डिविडेंड दिया वो वापस से लौट के आ गया, तो कंपनी की अभी भी लाइबिलिटी बनी हुई है। तो जैसे ही कंपनी की लाइबिलिटी बनी हुई है, तो कंपनी क्या करेगी, उस डिविडेंड को जैसे डेबिट करेगी क्रेडिट से और पे कर देगी, तो टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर। और अगर वो शेयर होल्डर एक तरीके से बोल रहे कि नहीं चाहिए, वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो टू कैपिटल रिडक्शन भी आ सकता है, याद रखना। तो देखिए ये तो क्या अप्रोच के ऊपर है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से। जैसे एक एग्जाम्पल में जनरली आपको ये दे रखा था, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 5 ईयर्स, ये बोल रखा है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 6 लाख का 7% कितना होता है, 42,000, और 42 का इंटू 5 कीजिए कितना होगा, ये हो गया अपना 2,10,000। इसके नीचे क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखना कि ये बैलेंस शीट बनी हुई है, क्या है, बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी एसेट है, चाहे रिवाइज शेड्यूल वाली नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना कहीं दिख रहा है क्या एरियर, बाहर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो, जो एरियर और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखाया जाता है। किसके फॉर्म में, कंटीजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में। इसका मतलब वो लाइबिलिटी के फॉर्म में नहीं है। जब वो नहीं है तो अगर हम पे कर रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो इधर यही बोल रहा है, ये देख लेना, preference shareholder have agreed to cancel the arrear of dividend and to accept for each rupees 50 share for new 5% preference share of 10 each plus 6 new equity share of 2.5 each all credited as fully paid। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल कर लिया इन्होंने। कैंसिल कर दिया तो मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पे करने की ज़रूरत ही नहीं है तो बेनिफिट तो हुआ, लेकिन हमें पता है कि हमने लाइबिलिटी को दिखाया नहीं था। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी डिविडेंड का एरियर है, तो एरियर और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लाइबिलिटी में दिखाया नहीं था। जब दिखाया ही नहीं तो उसे हमें एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बोला होता कि ये क्या ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं या जो भी अमाउंट ले रहे हैं, तो एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पेमेंट कर रहे हैं हम उन्हें। अगर वो शेयर ले रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर वो प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर ले रहे हैं तो टू डिबेंचर्स। इस तरीके से पार्ट आ जाता है। तो देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पर्टिकुलर ये देख लीजिए, इनसे आप क्या करोगे, एक प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आपकी बीकॉम की बुक में भी जनरली ये कवर होते हैं। हमारे तो बीकॉम की बुक में कवर होते थे और अभी भी होते ही हैं। अगर आपकी बीकॉम एमकॉम की बुक में है तो ठीक है, नहीं तो पर्टिकुलर पीडीएफ लेके आप आराम से कवर कर सकते हैं। या गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए ये किसकी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की है। तो एक प्रॉपर क्या है, ऑथोराइज है, इसमें सारा पार्ट सही होगा, कभी भी गलती नहीं होगी। मिस्टेक होगी तो 1-2 अमाउंट की हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि पर्टिकुलर आपको मिस्टेक मिले। अब देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, सरेंडर ऑफ शेयर की बात कर रहा है, जो कि अपना 5 मिनट का पार्ट है। क्योंकि वैसे मैं इसकी एंट्री कराता, लेकिन फिर मुझे पूरा पर्टिकुलर पार्ट बताना पड़ता। देखिए मैंने 4 मेथड आपको बता दिए थे, ये 5वां मेथड है। 4 मेथड मतलब मैंने अल्ट्रेशन वाला बता दिया आपको, वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट का पार्ट आपको बता दिया, और मैंने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ये पर्टिकुलर पार्ट आपको बता दिया, और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट बता दिया। अब जो बचा वो क्या बचा, सरेंडर ऑफ शेयर से रिलेटेड बच गया।
ये बोल रहा है इस मेथड में शेयर आर डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड द शेयर होल्डर्स आर मेड टू सरेंडर देयर शेयर टू द कंपनी। तो जनरली क्या बोला जाता है कि आप अपनी शेयर कैपिटल को सरेंडर कर दो। दी शेयर आर देन अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर सो दैट देयर लाइबिलिटीज आर रिड्यूस। याद रखना, ये जो बोल रहा है ना, ये शेयर अलॉट किए जाएंगे डिबेंचर होल्डर को और क्रेडिटर को, तो रियल में इनकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को ये अलॉट करते हैं तो ये क्यों नहीं करने की ज़रूरत होती है? क्योंकि ये कैपिटल रिडक्शन से उतना अमाउंट वैसे ही ख़त्म हो चुका होता है। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर टू कैपिटल रिडक्शन अगर आप कर चुके होते हो या क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन कर चुके होते हो तो आप पूरे अमाउंट से वैसे ही कर चुके होते हो। पूरा अमाउंट मतलब जितना एक तरीके से इनको क्या दिए, शेयर दिए, किसके, सरेंडर के बदले में। बोला देन दी शेयर्स आर देन अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर सो दैट देयर लाइबिलिटीज आर रिड्यूस। द अनयूटिलाइज सरेंडर शेयर्स आर देन कैंसल्ड बाय ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ऐसे बोल दिया। अब देखिए ऐसे होता है जनरली, एग्जांपल ये बोल दिया कि सबसे पहले सरेंडर ऑफ शेयर का पार्ट आया तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। आप सोचिए कंपनी की लाइबिलिटी जब भी हम बोलते हैं, शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं, क्रेडिट होता है पार्ट। जब भी सरेंडर का पार्ट आ रहा है तो कंपनी के लिए एक बेनिफिट हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिडक्शन में डालेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, शेयर सरेंडर अकाउंट खुल गया, तो शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अब इसमें से जितने शेयर इशू करके दे दिए, किनको, डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, तो एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो याद रखना डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर से एंट्री नहीं होगी। अब बाकी पार्ट जो बच जाएगा वो सारा का सारा किस में चले जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चले जाएगा। तो मैंने शुरू में आपको क्या बताया था कि शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पहले इसका यूज़ करते हैं किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट ऑन री इशू ऑफ सरेंडर शेयर। जो भी शेयर सरेंडर है उसमें से अगर कुछ बच जाता है तब जाके हम थर्ड एंट्री क्या करते हैं, शेयर सरेंडर का क्रेडिट बच चुका था तो उसको डेबिट कर दिया और कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। यहाँ बोल रहा है नो एंट्री विल बी पास व्हेन दीज शेयर आर इशू टू डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर फॉर देयर सैक्रिफाइस, इट विल बी मेंशन इन द नरेशन ओनली। सिर्फ आपको नरेशन में बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्रेडिटर्स के 2 लाख के सैक्रिफाइस के बदले में उसे क्या कर दिया, 20,000 के 10 रुपीज़ के शेयर दे दिए गए हैं, जिसकी एंट्री क्या है, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। लेकिन 2 लाख से एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि जनरली वो कैपिटल रिडक्शन के थ्रू हो चुकी होगी। तो अगर वो कैपिटल रिडक्शन के थ्रू हो चुकी है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, देखिए अब पर्टिकुलर मैं इस एग्जांपल में आ गया। वैसे मुझे लगा था कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे एक एग्जांपल मिल गया तो ये पर्टिकुलर ढूंढना पड़ा और बिल्कुल सिंपल पार्ट है। देखिए 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच के हिसाब से 10 लाख, उससे रेस्पेक्ट में ही बता रहा हूँ पर्टिकुलर क्या दे रखा है। और ये 12% डिबेंचर देख लीजिए एक बार, 2 लाख दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा आपको, और दे रखे हैं वैसे पॉइंट, लेकिन आपको और कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कुछ भी पार्ट नहीं है। अगर लाइबिलिटी को कम करने की बात कर रहा है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है और टू कैपिटल रिडक्शन में चले जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमने क्या बोला, शेयर सरेंडर का जो भी पार्ट है अगर जब भी बोलता है तो पहले उसको सब डिवाइड किया जाता है। अगर क्वेश्चन में बोलता है तो क्वेश्चन में बोल ही दी लाइन, ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो आप देख सकते हैं 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच वाले हैं, 10 लाख, तो 10 लाख रुपीज़ दे रखे हैं, डिवाइड बाई 10 कर दो तो 1 लाख शेयर हो गए। 1 लाख में से ये क्या बोल रहा है, नीचे पढ़िए बी वाली लाइन में, आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर सेल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ इज होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। डिबेंचर होल्डर को देने के लिए और ट्रेड पेबल को जब भी आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है। तो आप देखिए नीचे एंट्री क्या कर रखी है, यहाँ पे इसने डायरेक्ट कर रखी है। अगर आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो, 10 लाख और 10 लाख दिखा सकते हो। यार ना क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10, फिर उसमें से आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, ये कर सकते हो यार रखना 5 लाख। तो आपको पता है कि पहले आप 10 लाख दिखा रहे हो, फिर 10 में से 5 आपने शेयर सरेंडर में डाल दिए। जैसे आपने इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 किया तो पहले ₹10 कितने सा, 10 लाख से था, 10 में से 5 लाख गया तो 5 लाख ही बच गया। इसने क्या डायरेक्ट एंट्री कर दी और नरेशन में दिखा दिया। डायरेक्ट एंट्री मतलब क्या कर दिया, ₹100 थे और बोल दिया कि 10,000 शेयर थे 100 के, 10 लाख के थे, डिवाइड बाई जैसे 10 किया तो 1 लाख बन गए। 1 लाख में से क्या है 50,000 सरेंडर के हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लाख दिखा दिया, यानी 50,000 शेयर दिखा दिए, और यहाँ पे डायरेक्ट शेयर सरेंडर के 5 लाख रुपीज़ बता दिए। ठीक, तो वही 50,000 सरेंडर हो गए शेयर और 50,000 क्या हो गए, नए क्रिएट हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में। अब देखिए अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी शेयर सरेंडर किए उसमें से 10,000 10 वाले शेयर कन्वर्ट कर दिए 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। तो अगर आप शेयर सरेंडर का आपका अमाउंट देखते हो तो आपके पास 5 लाख है, उस 5 लाख में से आपने क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी, तो शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दे दिए।
फिर आपको बोल दिया द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शेल बी रिड्यूस बाय 75%। तो 2 लाख के डिबेंचर थे, आपको पता है 2 लाख के, तो 2 लाख का अगर आप देखोगे रिडक्शन का, तो देखिए 12% डिबेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 1,50,000 दिख रहा है, 2 लाख का 75% करके देख लीजिए। इस तरीके से सिंपल पार्ट आता है और बोल रहा है डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड इन कंसिडरेशन, क्योंकि उन्होंने अपना 1,50,000 का क्लेम रिड्यूस करा, कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया, कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन में डाला, कंपनी ने बदले में उन्हें क्या दे दिए, 1,00,000 रुपीज़ के क्या दे दिए, प्रेफरेंस शेयर दे दिए, क्या दे दिए, प्रेफरेंस शेयर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का पार्ट आ रहा होगा, तो आप देख सकते हो शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट आ रहा है, इशूड प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो आप जो ऊपर के प्रेफरेंस शेयर देख रहे हो ये इसीलिए दिए हैं, ये इसी पॉइंट के लिए है कि डिबेंचर होल्डर को दिए। प्रेफरेंस शेयर फ्री में थोड़ी देंगे, वो किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए देंगे। याद रखना शेयर सरेंडर का जो भी पैसा देते हैं वो किसको देते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, कि भाई पर्टिकुलर वो डिबेंचर होल्डर या क्रिएटर क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट सरेंडर कर रहे हैं 75%, 50%, 80%, तो उन्हें क्या देते हैं, इक्विटी शेयर दे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ट्रेड पेबल है, उनका क्लेम कितना कर दिया, 50% तक रिड्यूस करके आ गया, एंड इट इज़ टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो आप देख सकते हैं कि 50% तक रिड्यूस किया गया, तो 50% से कम कर दिया गया। ट्रेड पेबल देख लीजिए कितना है, 72 का 50% कम कर दिया गया, मतलब 36,000 से कम कर दिया गया। टू रिड्यूस 50 मतलब क्या हो गया, बाकी जो 50% है वो रिड्यूस कर दिया गया। उसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,000 का पार्ट नहीं जा रहा, पूरा का पूरा जा रहा है। कितना जा रहा है, पूरा का पूरा जा रहा है। तो याद रखना लाइबिलिटी की जब भी हम क्या करते हैं, शेयर सरेंडर से रिलेटेड एंट्री करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं ट्रेड पेबल्स के फॉर्म में, लेकिन कितने दिए जा रहे हैं, 36,000 ही दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में पूरा का पूरा पार्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक मेरे हिसाब से गलती इसमें यहाँ पे ये भी हो गई है कि डिबेंचर्स में नहीं डाला, या गलती नहीं भी होगी क्योंकि जनरली आप अमाउंट देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये बोल रहा है कि द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1,00,000 विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। हाँ, इस पर्टिकुलर लाइन में मिस्टेक हो गई है। जनरली आपको क्या करना था, 2 लाख से करना था। तो याद रखना जब भी आपके पर्टिकुलर लाइबिलिटी से रिलेटेड शेयर सरेंडर का पार्टनर बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर दे दिए जाएंगे, जैसे डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे दिए, और जो ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर से रिलेटेड क्या दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए, तो लाइबिलिटी चाहे कितने से भी रिड्यूस हो वो पूरी की पूरी खत्म होती है। तो देख सकते हो ट्रेड पेबल पूरा का पूरा 72,000 खत्म हुआ, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 2 लाख से ख़त्म करना था। तो यहाँ पे मिस्टेक थी डी वाले पॉइंट में, वहाँ पे गलती से 150 का पार्ट आ रहा था, आपको पूरा का पूरा रिड्यूस करना था। तो यहाँ पे आप चाहे देख सकते हो ट्रेड पेबल को पूरा का पूरा रिड्यूस किया गया, लेकिन इक्विटी शेयर कितने दिए हैं, जितने से जनरली हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो रिड्यूस का पार्ट हुआ है 36,000 का। ठीक, तो आप बोल सकते हो 50% तक रिड्यूस कर दिया गया, तो पर्टिकुलर 50% तक रिड्यूस कर दिया गया, तो 50% से रिड्यूस किया गया, और बाकी जो पार्ट है उसके लिए क्या दे दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल उसको दे दिए गए। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36, और ट्रेड पेबल देखिए पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तभी यहाँ पे क्या बोलता है कि नो एंट्री विल बी पास व्हेन दी शेयर इशू टू डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर फॉर देयर सेक्रीफाइस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर का पूरा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में चले जाता है। तो एक लाइन में गलती थी, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में डालना है, और जब भी शेयर देने हैं तो आपको 2 प्रेफरेंस शेयर या 2 इक्विटी शेयर कैपिटल से ही एंट्री करनी पड़ेगी। लास्ट में अगर शेयर सरेंडर में बच जाता है तो वो किस में चले जाता है, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन में चले जाता है। इस तरीके से आपको करना है। एक एग्जांपल करके देखना, मेरे पास तो जब टाइम मिलेगा, मुझे पता है कि मुझे कोर्स पूरा कंप्लीट कराना है, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, अमालगमेशन के क्वेश्चन हो गए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन हो गए, तो कराऊंगा कवर। क्योंकि देखिए टाइम मिलेगा तो कराएंगे, नहीं तो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज जो दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड देखिए उसमें क्या बोलता है। उसमें ये बोलता है कि अगर आपने कोई असेट्स टेक ओवर की गई तो वो किस वैल्यू पे ली जाएगी, बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, जनरली ये पूछ लिया जाता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का पार्ट पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो जनरली पूछ लिया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है, जब भी नेचर ऑफ मर्जर की बात करता है तो सारी एसेट्स लायबिलिटी किस वैल्यू पर ट्रांसफर होती है। नेचर ऑफ परचेज की बात करता है तो नेट एसेट और पीसी का डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल पार्ट को कंसीडर
करना है। तो इम्पॉर्टेंट आंसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाइए, जो भी आपको रेफरेंस बुक मिले, जो भी आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज जितने भी मिले उनको ट्राई करते जाइए, आप ज़रूर क्या करोगे, नेट जेआरएफ क्लियर करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ गलतियाँ हुई होगी तो इसको इग्नोर मारना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हल्की सी रहती है, ठीक है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को हम चेक भी नहीं करते हैं, अभी जैसे मैंने चेक करा तो कुछ गलती हुई थी, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।